हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो जिम्मेदारियां खत्म की। पहली कंज्यूमर की, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब कंज्यूमर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल क्यों हुई? बिकॉज एवरी पर्सन बिकम अ कंज्यूमर। ओके, और हर एक पर्सन जब कंज्यूमर होता है तो वो कोई ना कोई सोसाइटी का पार्ट होता है, और सोसाइटी का पार्ट है तो उसका तो भैया ध्यान रखना ही है, बिकॉज कंज्यूमर इज कंसीडर एज द किंग ऑफ द मार्केट। ओके, दूसरा हमने देखा एम्प्लॉय की लॉयल्टी, उसकी इफिशिएंसी हायर होना जरूरी है। ओके, तभी आपकी दुकान प्रॉफिट भी अर्न करेगी और अपने आप ग्रोथ एंड एक्सपांशन भी करेगा। अब तीसरा जो हम पक्ष देखने जा रहे हैं आज, वो देखने जा रहे हैं ओनर का। अब आप देखिए तीनों पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो अब दुकान ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है किसकी? ओनर की। अब देखो, ओनर बोलो, एम्प्लॉय बोलो या कस्टमर बोलो, तीनों कौन है? कॉमन पीपल है, और तीनों कोई ना कोई सोसाइटी का पार्ट है। दैट्स वाई जब इन तीनों की बातों को फुलफिल करके, यानी तीनों के लिए एक्टिविटीज करके, डिफरेंट एक्टिविटीज करके जब तुम्हारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी करती है, तो वो इन शॉर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी है। और एक बार आपकी दुकान ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो अपने आप प्रॉफिट भी होगा, ग्रोथ भी होगा और सर्वाइवल भी इजीली हो जाएगा। देखो, ये बात तो मानते हो, तीनों पक्ष जो है, यानी ओनर बोलो, एम्प्लॉय बोलो या कंज्यूमर बोलो, ओके, तीनों जो है वो कोई ना कोई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई सोसाइटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हारी दुकान को तुमको सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, तुम्हारी दुकान जिस इर्द गिर्द पलती है वो कोई ना कोई सोसाइटी होती है, और इन सोसाइटी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो सोसाइटी आपको सपोर्ट क्यों करेगी भैया? तो जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करने के दौरान जब आप ये सब जिम्मेदारियाँ उठाओगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ, तो मैं कहूँगा कि आपकी दुकान क्या कहेगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी है। और आपने अगर इन पे सिर्फ फोकस कर दिया, इन पे, तो इन शॉर्ट आपको अलग से एफर्ट्स प्रॉफिट के लिए लेना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ओनर के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां लेनी है दुकान ने। अब देखो, तुमने लेने हैं, तुम्हारे लिए, उल्टा तुम्हारे लिए एज ए एंटरप्रेन्योर, तुम अगर हो अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हारी दुकान अगर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो बताओ क्या तुम उस दुकान को कंटिन्यू करोगे? क्या कॉमन सेंस है। कोई भी बिजनेस बंद क्यों होते बताओ? क्योंकि वो ओनर की जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब ओनर दुकान को ताला कब लगाता है बताओ? कॉमन से लगाओ, जब वो उसको रिटर्न रिवॉर्ड नहीं देगा। हर कोई ओनर जब कैपिटल लगाता है तो उससे वो एक्सपेक्ट करता है गेट आउट। हर कोई ओनर जब कैपिटल लगाता है ना बेटा, तो वो एक्सपेक्ट करता है अपने फर्म से। क्या एक्सपेक्ट करता है अपने फर्म से? कि उसको रिटर्न रिवॉर्ड दे, क्योंकि कैपिटल के ऊपर रिटर्न रिवॉर्ड नहीं मिला, प्रॉफिट अगर तो इंटरेस्ट दे, प्रॉफिट दे। अब आप देखो ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है वो, लेकिन अपने एफर्ट्स पे वो प्रॉफिट लेता है ओनर। अरे आपको मैंने फाइनल अकाउंट इंडिविजुअल पढ़ाया था क्या? कि क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था आपने? कैपिटल गेट इंटरेस्ट एंड ओनर गेट प्रॉफिट, है ना? तो इस तरीके से उनको अगर रिटर्न रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, इसको रिटर्न रिवॉर्ड्स बोलते हैं, तो वो दुकान को ओनर कंटिन्यू नहीं करेगा। अब क्या यही जिम्मेदारी है? ये तो फाइनेंशियल नीड्स हो गई। ओनर एक्सपेक्ट करता है अपने बिजनेस से नॉन फाइनेंशियल नीड्स, जैसे एग्जांपल अप्रिसिएशन। अब आप देखो, एक बिजनेसमैन की रिकॉग्निशन किससे होती है? उसके बिजनेस से होती है। अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो बताओ क्या वो बिजनेसमैन उसको कंटिन्यू करेगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सब जिम्मेदारियां उठानी है। और कौन कौन सी है तो आज हम उस सेशन में देखने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ओनर। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा। 6 पार्ट्स होंगे तो 6 सेशंस में खत्म कर देंगे इसको। क्लियर? इसमें सोशल एथिक्स भी है ना, सोशल एथिक्स भी है, मॉरल एथिक्स भी है ना, तो लंबा सेशन लेगा। ठीक है, देखते हैं आज अगर 2 खत्म कर पाए तो 2 ले लेंगे। ठीक है, शुरू करें। ध्यान दो, इंट्रोडक्शन और नीड्स बाकी है, उसके इंपॉर्टेंस बाकी है पार्ट पढ़ाना लैंग्वेज में, वो हम लास्ट में ले लेंगे। कंसेप्ट तो यहां तक क्लियर हुए बच्चों के सबके? ठीक है,
देखो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में तुम भी सेल्फ स्टडी करना, जो क्वेश्चन में नोट्स दिया है वैसा नहीं करना। ये 3 कौन है? ये 3 इंडिविजुअल पर्सन हो गए। अब देखिए इससे पहले जब मैं आपकी नोट्स इधर उधर फिरा रहा था तो आप देखो उसमें पहला जो एम्प्लॉय के बाद डायरेक्ट सोसाइटी है। नो, सोसाइटी लास्ट में पढ़ना। पूछो क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये सभी लोग, ओनर बोलो, एम्प्लॉय बोलो या तो कंज्यूमर बोलो, ये सभी लोग कौन है? पार्ट ऑफ सोसाइटी है। दैट्स वाई। समझा आपको? क्लियर? ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है, इसीलिए आपको जब आप इन सबकी जिम्मेदारी लोगे तो सोसाइटी की अपने आप जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी आपकी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो आप सबका मिक्सअप भी सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय को ध्यान में रख के, ओनर को ध्यान में रख के, कस्टमर को ध्यान में रख के, गवर्नमेंट को ध्यान में रख के आप सोसाइटी के बारे में लिख के आना। सोसाइटी सबसे लास्ट होगा। ओके, क्लियर? ओके, पढ़ते हैं। ओनर्स आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस। अब सिंपल है, जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाना उसको बोलते हैं ओनर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉसेस एंड दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड बियर द रिस्क। बिजनेस इज कंसीडर एज रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो भैया उसको रिस्क उठाना है। और कैपिटल भी कौन लगाता है? ओनर। दे शुड इंश्योर, देखो इट शुड है, शुड इट्स अ सजेशन, ओके, एडवाइस। दे शुड इंश्योर ऑफ गुड रिटर्न। गुड रिटर्न यानी हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट, हायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब होगा गुड रिटर्न। हर ओनर, हर बिजनेसमैन जब दुकान लगाता है तो वो अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है? गुड रिटर्न, सिंपल। और नॉट ओनली गुड रिटर्न, और भी है, देखो। एंड शुड बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, और उसको बिजनेस सिक्योर लगेगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब तुम बताओ, मैंने तुम्हारे लिए नया क्लास खोला, क्यों खोला? क्योंकि मुझे आगे के रास्ते खुले हुए दिखे। अरे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी मैंने, तो क्यों लगाई मैंने? क्योंकि मुझे आगे के रास्ते दिखे। मुझे पता है कि अगर मैं एकेडमिक में नहीं तो कल मैं नॉन एकेडमिक में जाकर कर सकता अपना। तो इस तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया। अगर नहीं दी तो मैं वहीं पे 15 बाय 25-30 का जो रूम था उसमें मैं खुश था। इतना बड़ा प्रीमाइस बनाता नहीं था मैं। यानी इंसान उसी में इन्वेस्ट करता है जिसको उसका रिटर्न अच्छा दिखता है, और ओनर भी एक इंसान है तो वो उसी में इन्वेस्ट करेगा जिसको उसका रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। और ये जिम्मेदारी जब तुम्हारी दुकान करता है, ये एक्टिविटी जो तुम्हारी बिजनेस करेगा ओनर के लिए, तो हम कहेंगे कि उसने ओनर की जिम्मेदारियां उठा ली। किसने? तुम्हारे दुकान ने। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये सब जिम्मेदारी जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, ये किसको उठानी है? तुम्हारे दुकानों ने, तुमने नहीं। तुम ओनर हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां वो उठाएगा। अरे सिंपल है, अगर वननेस मेरे को पालेगा तो वननेस को मैं कंट्री करूंगा। वननेस पालेगा ही नहीं मेरे को, तो बताओ मैं कंट्री करूंगा क्या? लगा ताला। पहला फेयर रिटर्न, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ओनर, तो ओनर को अच्छी रिटर्न देकर जिम्मेदारियां उठानी है। तुम्हारी दुकान ने किसकी? ओनर की। शेयर होल्डर इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी टू अर्न मनी। It is responsibilities of commercial organization to provide good and regular return on investment. Yes, जो उसने वो कैपिटल लगाया हुआ है बेटा, क्या लगाया हुआ है? कैपिटल, उसका रिटर्न रिवॉर्ड उसको अच्छा देना है। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब तुम्हारे अगर बिजनेस में तुम्हारी ग्रोथ दिखेगी, तुम दिल खोल के लगाओगे, और ये ग्रोथ कौन देगा? तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आइदर तुम्हारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It is responsibility of commercial organization to take necessary measures to plan growth and progress of the company. अब आप देखो, आपके अकाउंटिंग बैलेंस शीट में आपके आंकड़े दिखेंगे अच्छे खासे, तो तुम्हारा दिल भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए। जब तुम्हारे आंकड़े पीछे आते जाएंगे, तुम क्या करोगे? यार मजा नहीं है धंधे में, बोलते ना, ये लाइन में मजा नहीं है। यानी क्या? कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके गए थे वो नहीं मिल रही है। तो नहीं मिल रही तो वो दुकानदार जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं, फिर वहीं पे सस्टेन रिटेन कर देगा, वहाँ पे भाई रुक जाओ, वहाँ पे जबरदस्ती लगाना नहीं है, वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा। फिर आपको मेरी बात समझ में आई यहाँ पे? तो ग्रोथ जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। अगर तुम्हारी दुकान कैपिटल का यूज कर पा रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ऑप्टिमल होता है बेहतर तरीके से, या फुल कैपेसिटी, फुल इफिशिएंसी से, हम इसको बोल सकते हैं ऑप्टिमम। तो जब तुम्हारी दुकान
तुम्हारे जो तुमने इन्वेस्ट किया है, जिस एग्जाम्पल अभी मैं दुकान चला रहा हूँ, पैसा पड़ा है लेकिन लगाना कहाँ है पता ही नहीं है, तो बताओ बड़े छोटे दुकान और बड़े दुकान को अफेक्ट पड़ता है कैसे? देखो ध्यान दो, सिंपल है, अगर मेरे पास कैपिटल है और मैं उसको बिजनेस में लगा सकता नहीं क्योंकि मेरे पास रास्ते नहीं दिख रहे, बिजनेस लगाना है ऐसा नहीं, रास्ते मतलब सोर्सेस है, यूजेस नहीं है फंड्स के। मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया था ना, सोर्सेस है, यूजेस नहीं है। अब आप सोचो क्या होगा, आपकी दुकान को अफेक्ट पड़ेगा एडवर्स। पूछो क्यों? क्योंकि जब ओनर कैपिटल लगाता है तो एक्सपेक्ट करता है कि रिटर्न रिवॉर्ड दे। अब देखो कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी के पॉइंट से सोचो, कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने शेयर में पैसा लगाया, यानी कैपिटल में पैसा लगाया। अब पैसा कैपिटल में आ गया, पड़ा है तिजोरी में, बढ़ेगा क्या? सोर्सेस है, यूजेस नहीं है। अब आप बताओ साल के अंत में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, क्या होगा? मार्केट में डिमांड गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि वो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहे। हम तब कहेंगे कि उसने कैपिटल यूज नहीं किया। क्या देखो, पैसा पैसे को बढ़ाता है कब? जब उसका ऑप्टिमम लेवल से यूज होगा, यानी मैक्सिमम फुल कैपेसिटी से यूज होगा तब। अगर आप पैसा रख दोगे तो पैसा नहीं बढ़ाता, पैसे को बढ़ाता है कब? जब आप यूज करते हो, उसको प्रॉपर यूजेस में डालते हो, सोर्सेस नहीं यूजेस। नए यूजेस, प्रॉपर यूजेस नए सोर्सेस क्रिएट करता है। मैंने आपको बिजनेस साइकिल पढ़ाई हुई है, रोलिंग पढ़ाई हुई है ना, देखो वही आने का हुआ है। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली। मुझे पैसा कहाँ लगाना है, ये मुझे केयरफुली और हाईली कैपेसिटी में लगाना है, यानी रिटर्न रिवॉर्ड एकदम मैक्सिमम मिले, इस तरीके का लगाना है, तो उसी को बोलेंगे प्रॉपर ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। बिजनेस शुड बी कंसीडर्ड। बिजनेस क्या है? रिस्की है। क्या है? प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट ही होगा, फिक्स है क्या? नहीं। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, और मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए कि सेफ्टी मिलना चाहिए। जिस एग्जांपल आप देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे लैंड का, याद, जब वननेस कॉमर्स क्लास की ओपनिंग हो रही थी तो सभी का एक बजट था। जिस एग्जांपल आप देखिए, लैंड की कॉस्टिंग तो फिक्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट फ्लोर ही बन रहा था। अब फर्स्ट फ्लोर तक के 80 लाख रुपीस बजट आ रहा था। कितना था? 80 लाख रुपीस कम से कम लग रहा था हमारे कोटेशन। अब 80 लाख रुपीस की कोटेशन लग रही थी लैंड कॉस्टिंग पकड़ के, कहां तक? ओनली जहां पे आपकी क्लास है। तो 80 लाख का रिटर्न रिवॉर्ड कितना होगा? मिनिमम 1%, 88,000 रुपीज, यानी 80,000 रुपए प्रॉफिट बिना इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके 80,000 रुपए हाथ में आना चाहिए। फिर जाके हम बोलेंगे मैक्सिमम यूज ऑफ कैपिटल, बराबर कि नहीं? आज अगर मैं मार्केट में ये पैसा दूं, 1% ब्याज मुझे महीने में कोई भी देगा कि नहीं देगा? तो मैं अपने बिजनेस से भी तो मिनिमम 1% एक्सपेक्ट करूंगा प्रॉफिट, हाँ, नॉट इनकम, प्रॉफिट। अब उतना है नहीं, इनकम से नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट नहीं है क्योंकि एक्सपेंस भी उतनी है, और प्रोफेशन के एक्सपेंस दिखते नहीं है एक्चुअली। आपको मेरी बात समझ आ रहा है? आपको इनकम से प्रोफेशन में एक्सपेंस भी होते हैं बहुत सारे। अब एक्सपेंस माइनस के बाद प्रॉफिट 80,000 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना फिर? उस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे सब टीम के मेंबर्स आने की, कैसा करना। मुझे अपना घर तो बनाना ही था, वैसे भी मैं वो पुराने फ्लैट में रहता हूँ आज भी, तो मुझे तो वो रिप्लेस करना था वैसे भी, क्योंकि उसकी लाइफ थोड़ी ना है, 5 साल बाद गिरेगा पता नहीं चलेगा, तो लाइफ नहीं उसकी। मुझे पता है कि नेक्स्ट मेरे को फ्लैट या कोई घर लेना था। तो मैंने प्रपोजल रखा वननेस को कि क्यों ना आप लैंड कॉस्टिंग आदि मेरे इसमें डाइवर्ट कर दो और मुझे सेकंड फ्लोर से मेरे को दे दो घर बनाने के लिए मेरा। इससे क्या होगा? इससे वननेस का जो कैपिटल है वो डिवाइड हो गया। कैसे? लैंड जो 40 लाख का लिया मैंने, 20 लाख मेरे घर में आ गया हिस्से में, और 20 लाख वननेस को दिया, यानी 20 लाख वहां बच गए। इसलिए कितनी हो गई कॉस्टिंग? 80 से 60 हो गया, है ना? तो 60 लाख रुपीज का रिटर्न रिवॉर्ड 60,000, तो उतना प्रिफरेबल हम करेंगे। तो 40 लाख रुपीज को लैंड लिया मैंने, उसका 20 लाख रुपीज मैंने अपने घर में दिखा दिया और बिजनेस से उसको निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 80 का 60, कितना हो गया? 60। घर का घर भी चल रहा है, एफिशिएंटली हो गया मेरा, और मेरे घर का कॉस्ट भी सस्ता हो गया। जो क्योंकि मैं अगर बाहर फ्लैट लेता था मार्केट से तो मुझे 40 लाख 3 BHK फ्लैट, नो इंडिपेंडेंसी मिलता था। आज क्या हो गया? वही 40 लाख के अंदर मेरा क्या हो गया?
अरे बोलो 20 लाख का ढांचा रेडी हुआ पूरा, 20 लाख लैंड कॉस्टिंग में आ गया डिवाइड, तो क्या हो गया बताओ, 40 लाख में मेरा घर भी बन गया, ट्यूशन का ट्यूशन क्लास भी हो गया, प्राइवेसी की प्राइवेसी भी, और खुद का प्रीमाइसेस भी हो गया, खुद का घर भी हो गया। तो इस तरीके से ये डिवाइडेशन क्यों होता है, ये होता है यूज ऑफ कैपिटल, कि आप बिजनेस के अंदर कैपिटल ऐसा लगाओ या इस तरीके का बंटवारा करो लगाने का कि जब आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्या मिले? क्योंकि जो बिजनेस के अंदर आप रिटर्न देखो एक बात करो, तुम कमा रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कैपिटल लगा के कितना कमा रहे हो ये इवैल्यूएशन करना बड़ी बात है। अगर कोई 50,000 भी कमा रहा है लेकिन उसकी कैपिटल क्लॉज जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है बिजनेस के अंदर लगा हुआ, तो वो लॉस में, वो हर साल 50,000 लॉस में, प्रॉफिट में नहीं हो, क्योंकि 1 करोड़ की रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 लाख रुपए होता है। तुम कमा कितना रहे हो? 50,000, तुम प्रॉफिट में नहीं हो, 50,000 गाले में हो। आप समझो मेरी बात? तो इस तरीके से ये व्यू कोई रखता है तो ही आप बिजनेस कमा पाओगे, ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट मैटर करता है बहुत ज्यादा। अब आप बताओ, मैं अगर 1 के अंदर 60 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया तो 60,000 रुपीस तो मेरा प्रॉफिट मुझे बनता है ना महीने का। अब बोलते तुम सर ज्यादा कमाते, अब मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना उतनी, फिर वो कौन देखेगा? उस दिन 2-3 बच्चे मेरा मेजर करते थे इनकम्स, तो इनकम में बेटा कैपिटल का रिटर्न रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट करो ना उतना। हालांकि मैंने रिस्क रेट तो पकड़ा ही नहीं है, ये सब रिटर्न रिवॉर्ड्स, रिटर्न रेट अपना बिजनेस के अंदर 2 रेट मिलता है, रिटर्न रेट और रिस्क रेट। समझा आपको क्लियर? इस तरीके का व्यू एक ओनर जब लेता है तो ही वो अपने बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कमा के दे रहा है कि नहीं, इवैल्यूएशन करने के लिए। और बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े बने ना, वो इस तरीके का ही इवैल्यूएशन करते हैं अपने बिजनेस से, और फिर अपना रेट फिक्स करते हैं कि मेरा रेट होता है भैया। ये जो दुप्पल में ट्यूशन क्लास चल रही ना, ये टेम्पररी है, ये कब बंद होंगी मालूम नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इनको भगवान ने दिमाग दिया भी तो लेकिन यूज नहीं कर रहे। आप सोचो ना, अगर कोई इतनी बड़ी प्रीमाइसेस लेके बैठा है तो उसका रिटर्न रिवॉर्ड कहां एक्सपेक्ट है? कुछ भी नहीं है, बस चला रहे, लेकिन ये लॉस में है, प्रॉफिट में तो ही ना है। प्रॉफिट में अगर करना है तो तुमको वैसा इवैल्यूएशन करने के लिए तुम्हारा माइंड उतना डेवलप भी होना चाहिए, और तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कमर्शियल से। ओके, नेक्स्ट, इफिशिएंट बिजनेस। बेहतर तरीके से बिजनेस चलेगा तो ही दुकानदार यानी मालक दुकान को कंटिन्यू करेगा, नहीं तो बंद कर देगा। अब आप बताओ, तुम्हारे बिजनेस में रोज त्रास है, रोज त्रास यानी तकलीफ दे रहा तुमको, बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, रोज के चैलेंजेस नए नए आ रहे, तुम क्या करोगे? लगाओ ताला। दिमाग में तांग थोड़ा चाहिए, बोलोगे नहीं बोलोगे, लेकिन तुम्हारा बिजनेस एकदम इफिशिएंट चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, रोज कॉम्पिटेंट चल रहा, हायर कैपेसिटी चल रहा, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर एक बार बन गया, कंटिन्यू आप वही रिपीट कर रहे हो, तो क्या करोगे? आप उसमें इन्वेस्ट भी करोगे और तुमको वो चलाने मजा भी आएगा। तो वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ओनर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी दुकान जो है फुल इफिशिएंसी से चलना चाहिए, और इफिशिएंसी तभी आती है जब कॉम्प्लेक्स नहीं होता है स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समझ के बाहर, रोज नए नए चैलेंजेस आना। Commercial is expected to conduct the business efficiently by reducing unnecessary expenditure and wastage. अब देखो, जो मैंने कॉम्प्लेक्स की बात की ना, वो इसकी वजह से आता है। ये जब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर क्या, कि जबरदस्ती का हमें खर्चा नहीं करना है, जहां करना है वहां करो, जहां नहीं करना है वहां बचाना ही अपने को। समझा क्या आपको? अब आप देखो, वननेस के अंदर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में से 3 तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्लास चल जा रही। जहां पे मेरे को 5 में से जब 1 पढ़ाऊंगा, 4 डिवाइड होंगी ना, तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर मुझे बढ़ानी पड़ेगी। पूछो क्यों? यहाँ 3 में पढ़ा रहा हूं तो मेरे को रिटर्न रिवॉर्ड 19-20 मिल रहा है, मैं चला दे रहा हूँ। जिनकी फैकल्टी आएंगी वो तो लगेंगी उनको पैसा, अब उनको पैसा लगाने के लिए तुम्हारी इनकम, मुझे तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर बढ़ानी पड़ेगी ना, तो इसलिए अननेसेसरी खर्चा जहां स्किप कर सकते हो वहां स्किप करो, और जहां लगाना है वहां लगाओ, तभी तुम्हारा बिजनेस इफिशिएंटली चलेगा। क्या चलेगा? और आप देखो, वननेस के अंदर कोर्स सब्जेक्ट मैंने लिए हो गए, कोर्स की फीस हायर होती है, अकाउंट्स वगैरह इनकी, वो दिमाग में काम है ना, सही कि नहीं? अब दिमाग वाला आएगा एक्सपर्ट लोग, तो एक्सपर्ट रेम्यूनरेशन भी अच्छी लेता है, तो अननेसेसरी मत लगाओ।
एग्जाम्पल नंबर 2, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच नहीं पूछती, मत लगाओ। अरे मैनेजमेंट अकाउंट 3 ब्रांच है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग महंगा स्ट्रक्चर है, फोरकास्टिंग लिखता है जो, तो मत लगाओ। लेकिन कंपनी बन गई तो लगाओ, मतलब जहां पे नेसेसरी खर्चा है वहां लगाओ, तो डिपार्टमेंट इग्नोर करो। समझा? जैसे अभी पार्टनरशिप फर्म में अगर 3 डिपार्टमेंट की नीड है, उसको क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, जान दो, मैंने छेड़ा उसको। हाँ, कैमरे को छेड़ा। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा। हाँ इधर इधर, मेरा कैमरा आवाज कर रहा है, उसके लिए बात कर रहा, छेड़ा फालतू। हाँ ओके, समझा? जहां पे एग्जाम्पल देखो, अभी मैं बता रहा हूं, जहां पे 3 डिपार्टमेंट तैयार करने हैं वहां 4 मत करो, जहां पे 5 लेबर की जरूरत है वहां पे 5 मत करो। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करो। जितना आपका वर्किंग एक्सपेंस कम होगा इनिशियल स्टेज में, उतना ही तुम आगे लॉन्ग लास्टिंग करोगे। जो क्यों? बार बार ओनर आपको कैपिटल नहीं देगा। अब आप देखिए, वननेस कॉमर्स क्लास का एस्टेब्लिशमेंट एक छोटे से रूम से हुआ, मेरे खुद के प्राइवेट रूम से। उस टाइम पे अगर मैं कहता नहीं मेरे को रेंट पे लेना है, ये करना है, तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा वाला काम हो जाएगा। कैसे? देखो उस टाइम पे मेरे पास रेंट वेंट का लॉस, इतना दिमाग खर्चा नहीं था मेरे ऊपर। तो क्या हुआ, 2 बच्चों में भी सर्वाइव हो गया मैं इजीली। वो क्रूशियल, देखो इनिशियल स्टेज होता है ना, वो क्रूशियल होता है। वो उस टाइम पे हमारे पास इनकम के सोर्सेस कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे होता ये है, तुम्हारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाओ तुम्हारा वर्किंग एक्सपेंस कम कर दे। जब तुम्हारा वर्किंग एक्सपेंस कम होगा ना, तो अननेसेसरी खर्चे कम हो जाएंगे। अब आप बताओ, 2 बच्चों की मेरी फीस साल की आ रही थी 8,000 रुपये, रखा था मैंने 16,000 रुपये। अब अगर मैं 2 बच्चों के लिए ये सोचा था रेंट पे लेंगे, चलो अपन पहले, तो क्या होगा? उस टाइम पे मेरे पास कोई रिसोर्सेज तो भरपूर थे नहीं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था आज भी उधर ही हूँ नो डाउट, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन मेरी कोई सही नहीं थी। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्रूशियल पीरियड में निकल जाना, क्योंकि क्या होता है, समाज हर कोई तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करता है और इनडायरेक्टली तुमसे भी करता है, और हम लोग बैठे हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट, यानी इन शॉर्ट हर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहा ना। तो वहां पे इस तरीके से जब ट्यूशन क्लास मैंने शुरू की थी अपनी, उस टाइम पे मैंने घर से शुरू किया। घर से शुरू करने के बाद 2 से 4 बच्चे बढ़े, 5, जब तक मेरे पास 150 बच्चे तक नहीं थे तब तक मैंने रेंटेड पे प्लेस नहीं लिया। जब मेरे को वो प्लेस कम होने लगी, अब मुझे लगा कि एक्सटेंशन नहीं होगा घर, बस तोड़ के और लूंगा तो ये धमाका कर देंगे घर वाले मेरे को। उसके बाद मैंने 5,000 रुपए के रेंट से एक बड़ा हॉल लिया। वो हॉल किसी के मन में बनना नहीं था, वो हॉल मैंने बनवाया उसको दिमाग देकर, भाई ऐसा तेरा वेस्टेज एरिया बन सकती है, बोल देता था कि मेरे को, उसको भी दिमाग नहीं होता, उसको मैंने दिया दिमाग और इतना अच्छा उसका हॉल बन गया। अब उसको क्या हो गया, वो सोने की मुर्गी वो अंडा थी ना, उसको पूरा हलाल करना था मेरे को। तो इसलिए उसने क्या किया, 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद वो मुखर गया, उसने प्राइसिंग कर दी 4 टाइम्स ज़्यादा। और तब मैं तब वेरिएबल नहीं किया, मैं तब मैं वेरिएबल था, स्टिल मैंने कम किया कि नहीं मुझे फंड्स पे जमा करना है अपने न्यू प्रीमाइसेस के लिए। फिर मैं वापस अपने घर पे लेके आया बच्चों को, मैंने जगह नहीं है मेरे पास, 40 की क्लास में 60 बच्चे बैठते थे। कैसे बैठते थे, मैंने खुला बोल दिया, जगह नहीं मेरे पास, तुमको जहां जगह मिलेगी बैठ जाना, लगानी लगाओ, नहीं लगानी है भले तुम कहीं और लगा दो। बच्चे एग्जिस्ट किए, बहुत एग्जिस्ट किए, 2-3 साल एग्जिस्ट किए। तो उसके बाद क्या हुआ, बन गया, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में है, पूरा आ रहा है। तो इस तरीके का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम करो, मैं बोलूँगा इनिशियल स्टेज में कम ही करो, क्योंकि बार बार ओनर से कैपिटल लेगा तुम्हारी दुकान, तो ओनर बोलेगा बंद कर भाई, क्योंकि कैपिटल हमेशा ओनर 1 या 2 बार देगा, इनिशियल से भी देगा। बार बार कैपिटल मांग रहा है अगर दुकान तुम्हारी, तो वो ओनर क्या बोलेगा, अभी तू मुझे पाल रहा कि मैं तेरे को पाल रहा हूँ भाई, ये तो उल्टा हो गया जिम्मेदारी, देखो मुझे पालना चाहिए दुकान, लेकिन कौन पाल रहा है तुझे,
मैं ही पा रहा हूँ, रोज हर महीने आ रहा कैपिटल दे कैपिटल दे कैपिटल दे। समझा कुछ तुम? और कैपिटल क्यों मांगेगा? अननेसेसरी खर्चे अगर करोगे तो। अरे आमदनी 98 खर्चा रुपये हो गया अगर, तो बाकी पैसा कहां से लाएगा ओनर, बिजनेसमैन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओनर से ही। समझा? क्लियर? नेक्स्ट है करेक्ट इंफॉर्मेशन। Commercial organization expect to give correct information about the financial position or progress of the company. It should supply correct information in the financial statement and other report about the company shareholder. अब देखो ओनर की बता रही है, कंपनी के अंदर ओनर कौन है? शेयर होल्डर। अरे कंपनी के अंदर ओनर कौन है? तो कंपनी भी एक प्रकार की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? तो ये पॉइंट उसके लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का काम है, जिम्मेदारी है कि वो अपने शेयर होल्डर को फेयर इंफॉर्मेशन दे। जो बैलेंस शीट वो रिवील कर रही है हर साल, जो फाइनेंशियल स्टेटस वो रिवील कर रही है, जो रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर करके ड्राफ्टिंग करके वो अपना रिवील कर रही है, किसको? अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। हेलो, तो वो करेक्ट दे। क्यों? ताकि शेयर होल्डर सोच डिसाइड करे कि हमको इस शेयर कंपनी के शेयर रिटेन रखने हैं कि मैं निकालू मार्केट में। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? कंपनी की, यानी दुकान की, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है गुडविल। मैंने तो आपको पहले बता दिया ये बातें। हर एक ओनर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी दुकान मार्केट में गुडविल बनाए, जिससे उसका दुकान का ही रिकॉग्निशन नहीं हो, बल्कि उनके ओनर का भी रिकॉग्निशन हो। आप देखो आज हम अंबानी को क्यों पहचानते? उसकी दुकान की वजह से, बराबर कि नहीं? टाटा जी को क्यों पहचानते? उनकी दुकानों की वजह से। उनकी दुकान ने नाम कमाया, इनडायरेक्टली उन्होंने भी नाम कमाया। अब ये सोनी सुपर शॉपिंग वाले का बेटा है। ओके, एक टाइम, आज भी है नो डाउट, लेकिन एक टाइम था यहां का मार्केट 90% कैप्चर था उनके पास। आज मेरे को नहीं पता, मैं एंगेज नहीं हूं उसमें, तो मेरे को नहीं पता कितना कैप्चर्ड है, लेकिन था 90%, यानी 100 में से 90 लोग सोनी सुपर शॉपिंग। जब वो प्रोविजन थी तब भी वहां पे भीड़ थी, क्वालिटी मेंटेन करते थे। तो आप बताओ, अब क्रिश की रिकॉग्निशन किससे हुई? उसकी दुकान से हुई ना, यानी गुडविल दिया ना उसकी दुकान ने उसको। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक ओनर एक्सपेक्ट करता है अपनी दुकान से, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, अपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, क्या कि मार्केट में उसकी गुडविल बना के वो खुद की भी आइडेंटिटी बनाए और ओनर की भी आइडेंटिटी बनाए। It is responsibility of commercial to create and maintain goodwill for the company or not for a company in international market. कंपनी की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट और लोकल बिजनेस अपने लोकल एरिया में। समझा गया आपको? क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप बताओ, कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का भाव मार्केट में बढ़ेगा तो वो काम का, नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे हम? क्योंकि एक शेयर होल्डर सही में डिविडेंड से नहीं कमाता, वो कमाता मार्केट वैल्यू से। किससे कमाता? और एक शेयर की 3 वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जो फिक्स होती है, इश्यूइंग वैल्यू जो प्राइमरी मार्केट निकलती है, और मार्केट वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन। जो दुकान मालिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ा के देगी, यानी कहते हैं ना हम लोग कि दुकान चालू की थी तो 3 लाख का कर्जे में था, आज 7 लाख का दुकान मेरा खुद का है, यानी क्या हो गया? वो 3 लाख कर्जे तो फेटा ही पड़ा, 7 लाख का तूने खुद का भी प्रॉफिट बना दिया। यही हो गया अप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट। समझा आपको? क्लियर? अरे आया क्या समझ में? अब गली वाले जो एकदम पढ़े लिखे, जो एकदम पढ़े लिखे, वो क्या बोलते मालूम है आपको? वो बोलते सर वननेस के यहाँ पे आने के बाद हमारे गली का भाव बढ़ गया। समझा? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इंक्रीज, इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब क्या है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जो अनपढ़ है वो तो बोलते भाई त्रास दे रहे, लेकिन जो पढ़े लिखे उनको समझता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आने के बाद उस एरिया की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, क्योंकि रिसोर्स आ गया ना। क्या आ गया? देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेफिसिट रिसोर्स में आता है, बहुत कम है। दुकानें आपको 100 मिल जाएगी, लेकिन ट्यूशन क्लास बहुत कम मिलेगी, वो भी प्रोफेशनल्स। तो वो जब आता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उस एरिया की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। आप समझेगा मेरी बात को? अब आदर्श कॉलोनी क्यों बढ़ा बताओ? आदर्श कॉलोनी तभी बढ़ा क्योंकि वहां पे हिंदू रेनोवेट कॉन्वेंट आया, स्कूल्स आए। आप देखो, अरे आपको क्या पता, नहीं कर रहे हो आप, अभी पैदा हुए ना, चुप बैठो। आपको पता है क्या? आपको मैं अगर 20 साल 15 साल पहले की सिनेरियो बताऊं
तो आदर्श कॉलोनी में कोई शाम के बाद जाना भी प्रिफर नहीं करता था। क्यों? वहां पे जंगल एरिया थी पूरी। अगर आप अपने एंसेस्टर्स से पूछोगे ना, वो बताएंगे आपको कि वहां पे कोई एरिया डेवलप थी नहीं, वो वहां पे जंगल था पूरा। लेकिन वो स्कूल आने के बाद या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट आने के बाद वहां की एरिया की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आप समझिएगा मेरी बात को, लोग जब विजिटिंग बार बार विजिबिलिटी बढ़ा दी है उन्होंने, तो देखा कि नहीं यहाँ भी लोग बस सकते हैं, धीरे धीरे वहां पे लोग गए और आज ऐसा हो गया है कि उल्टा भाव हो गया है, आज वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगी उसकी। तो ये तो चलो एक एरिया की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसमें वो लिख के नहीं आना प्रॉपर्टी पढ़ना, इसमें शेयरहोल्डर के पॉइंट से क्या ना, मैं आपको जनरल टर्म्स बता रहा हूँ सब बातें, नॉट ओनली फॉर बिजनेस क्लास। तो हर एक ओनर अपने दुकान से एक्सपेक्ट करता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है दुकान के अंदर, उसका वो वैल्यू बढ़ा के दे। क्या देंगे? वो बढ़ाने की वैल्यू को बोलते हैं अप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर पक्का करना द ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एन अप्रिसिएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने आपको पहले बताया ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी अगर कंपनी के शेयरहोल्डर्स की शेयर की भाव बढ़ा के दिया कंपनी ने, तो यानी वो शेयरहोल्डर की जिम्मेदारी ले रहा है, और कंपनी के अंदर मालक कौन? शेयरहोल्डर। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यस, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी भी क्या है? एक प्रकार की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो क्या होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी क्या कि एक कंपनी का काम है, यानी एक दुकान का काम है कि जिससे शेयर का भाव कम या ज्यादा होना है, वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखे, रिवील ना करे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है मालूम आपको? नहीं पता आपको? कंपनी के अंदर जबरदस्ती डिमांड बढ़ाना। कैसे? कंपनी के लोग मार्केट में जाके शेयर खरीदते हैं और शेयर्स को डेफिसिट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कंपनी के अंदर फिक्टिशियस डिमांड बढ़ जाती है। और वो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसिंग बढ़ जाता है मार्केट का, क्योंकि पूरा खेल डिमांड और सप्लाई पे है। नए शेयर वो निकालती नहीं है, मार्केट के सारे शेयर रख दिए, कुछ शेयर निकाल दिए मार्केट में, वो कुछ ही शेयर खेल रहे, बाकी होल्डिंग आउट कर दिए इन कंपनी ने अपने इनसाइडर लोगों को बोलकर, और फिर जबरदस्ती का डिमांड बढ़ गया। आप समझेंगे मेरी बात को, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो नहीं होना चाहिए, जो अनफेयर मार्केट है। ये मार्केट अगर सही में मार्केट भी बढ़ानी है ना, तो कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, आइदर प्रॉपर्टी बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, तो भी मार्केट भी बढ़ रही है, रिटर्न रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है, तो भी प्रॉपर्टी मार्केट भी बढ़ रही है शेयर की। ओके, तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट है मिनिमम वेस्टेज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइज वेस्टेजिंग। जितना भी हो वेस्टेज कम करो। वेस्टेज कम होना क्या होता है पता है आपका? आपका प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट का कटिंग हो जाता है। अब एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एक लेदर का टुकड़ा लेकर, लेदर की शीट लेकर हम लेडीज का बैग बना रहे थे। वो बैग बनाने के बाद इतू सा जो टुकड़ा था वो बच जा रहा था, इससे हमने जेंट्स की बेल्ट बना दी। तो क्या हुआ, एक ही शीट के अंदर हमारे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जो कोड़ी के भाव में लेदर का टुकड़ा चला था, उससे हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया अपना। ये सोच अगर हम रखेंगे तो ही हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट करेंगे। अरे अपन दुकान में बोलते हैं कि बहुत कंजूस आदमी है ये, पन्नियां भी निकाल के संभाल के रखता है। तो पन्नियां संभाल के रखता नहीं है वो भैया, वो वेस्टेज कम करता है अपना, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ काम में आने वाला है। हमने देखा है अपने एंसेस्टर को कितने कंजूसी करते दुकान में। वो क्यों करते वो? क्योंकि उनका मेन टास्क क्या है, टू मिनिमाइज द वेस्टेज। हमारा वेस्टेज जितना कम होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होगी उतनी। अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको जस्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज। हाँ देखो, अब वेस्टेज सिर्फ मटेरियल का नहीं, टाइम का भी। अब आप एक लेबर को आप सिंपल दे रहे हो, आप एक वर्कर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो। आपने भी नोटिस किया है, हमारे जो पेरेंट्स है वो उसे पूछते भैया कितना लगेगा, 2 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए। अब वो 3 घंटे 4 घंटे लेता है तो चाटते में तो कर क्या रही है, क्योंकि उनके मन में होता है कि मेरे को अगर इसको मैंने 500 रुपये दिया है तो मैं 1000 रुपये कमाऊंगा उससे। ये एक बिजनेसमैन की सोच है।
और अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है, वो लॉस में आता है। क्या आता है कि अगर हम अपने रेम्यूनरेशन, आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जॉब कितना पैसे देती है ना, तो वो उतना रिटर्न भी लेती है ना उससे, वो आपको टास्क देती है, टास्क भी ये टाइम पे इतना चाहिए, तो उससे क्या हुआ, इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होती है। यानी अगर मैंने वर्कर को 10 घंटे बिठाया, 10 घंटे में कितना काम लिया, ये मैंने देखना जरूरी काम, ये मेरा काम है, बनता है देखना। मैन पावर, हमारे पास जो काम लोग हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना। भाई आप देखो, हमारे बड़े लोग दुकानदारी जब करते हैं, वर्कर को 1 मिनट भी खाली बैठने नहीं देते, और फिर वर्कर क्या बोलते हैं, ऐसे ही है ओनर मेरा बहुत खड़ूस है, बैठने देता ही नहीं। अभी बैठने आएगा तू, बैठने की पका ले रखा तू। हम चिकट बोलते लेकिन वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसको अपना वेस्टेज मिनिमाइज करना है। तो मैन पावर है तो यूटिलाइज करो। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से मटेरियल, टाइम और मैन पावर का हमें वेस्टेज कम करना है। ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने एक ओनर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करता है, उसको हायर प्रॉफिट अगर चाहिए तो। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है मालूम है क्या? ये जिम्मेदारी उठा के हम ओनर को अच्छा रिटर्न रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का, और जिम्मेदारी उठा ये सब एक्टिविटी करके, ओके। और गुडविल, हाँ गुडविल दे रहे हैं, मेन इमेज, जिससे वो रिकॉग्नाइज होता है। क्या होता है वो, हर एक ओनर अपने दुकान से रिकॉग्नाइज होता है। तो इसी के साथ आज का मेरा सेशन यहाँ समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।